हेलो फ्रेंड्स, हम सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम के बारे में जिक्र कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम समझेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इनसे संबंधित शॉर्ट नोट्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दो तीन टर्म्स हैं, जैसे एक है राइटिडोम, एक है रसकाष्ठ अंत्यकाष्ठ, एक है वार्षिक वलय और एक है टाइलोसस। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लेते हैं तो पहले हम जाने टाइलोसिस क्या है। व्हाट इज टाइलोसिस? टाइलोसिस में क्या होता है? तो जब भी कोई वाहिका और वाहिनिका, देखो वाहिकाएं इस प्रकार से होती है। ऐसे यहां पर होंगी साइड में। और यहां होती है मर्दूतक कोशिकाएं, या इस जगह पर होती है मर्दूतक कोशिकाएं। और ये मर्दूतक कोशिकाएं, ये इसका ल्यूमन होता है। वाहिका या वाहिनिका का ये ल्यूमन होता है। और यहां होती है ये वाहिका है, इस तरह से। तो ये पेरेन्काइमा सेल्स, ये गुब्बारे नुमा संरचना को हम टाइलोसिस कहते हैं। ये टाइलोसिस है, ये ल्यूमन है। वैसे गुहाई होती है, ल्यूमन मीन्स होती है गुहा, ये गुहाई है, तो इसको हम ल्यूमन कह रहे हैं यहाँ। तो ये है एक टाइलोसिस की संरचना। ये पेरेन्काइमेटस यानी कि मृदुता की सेल्स हैं। ये वाहिनिका और ये बीच में ल्यूमन है, इसकी गुहा। तो होता यह है कि जब वाहिनिका या वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में गर्त जोड़ से, देखो ये गर्त जोड़ है, ये वाला यहां भी गर्त जोड़ है, यहां गर्त जोड़ है, यहां गर्त जोड़ है। तो गर्त जोड़ से होकर मर्दूतक सेल्स वाहिनिका या वाहिका की ल्यूमन के अंदर जाकर गुब्बारे के समान फूल जाती है। इसी को हम टाइलोसस कहते हैं। ये गुब्बारे नुमा संरचना जो है, यही टाइलोसस कहलाती है। अब ये टाइलोसस की संख्या एक वाहिनिका में एक से ज्यादा हो सकती है। इनमें विभिन्न पदार्थों का समावेश या संचय हो सकता है। नेक्स्ट कि ये जो टाइलोसिस है, ये काष्ठ को या लकड़ी को मजबूत बनाता है, यानी कि इसका होना काष्ठ के लिए बहुत जरूरी है और ये पुराने वृक्षों में पाई जाती है। अच्छा, एक चीज और है कि विभिन्न प्रकार की वायु, कवक, जीवाणु या कोई और
सूक्ष्म जीव जो लकड़ी को हानि पहुंचा सकता है उसे भी जाने से रोकता है। तो ये काफी एक तरह से जब हम कहते हैं भाई कोई लकड़ी उसमें आपको जिसमें दीमक नहीं लगती या जिसमें कोई खराबी या कोई गलती सड़ती नहीं है, जो फूलती भी कम है, तो उस प्रकार की लकड़ी के अंदर आपको टाइलोसिस की मात्रा ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये टाइलोसिस के कारण लकड़ी मजबूत होती है, काष्ठ मजबूत होती है। तो ये था टाइलोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइटिडोम की। नेक्स्ट इज राइटिडोम। अब राइटिडोम क्या है? देखो एक छोटी छोटी सी परिभाषा है, लेकिन ये कई बार एक एक मार्क्स के लिए पूछी जाती है। अब व्हाट इज राइटिडोम? देखिए राइटिडोम क्या है। तो हमें पता है कि जब हमने कागजन, फैलोजन, फेलम एंड फेलोडर, ये 3 सतहें हम पढ़ चुके हैं। और ये कब बनती हैं? ये हमने पढ़ाया था आपको। ये तब बनती है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है और सेकेंडरी ग्रोथ के समय अंदर की तरफ जाइलम ज्यादा बन रहा है और बाहर की तरफ फिल्म कम बन रहा है। तो यानी कि हम ये कहें कि अंदर की तरफ जितनी द्वितीयक वृद्धि हो रही है, बाहर की तरफ उतनी द्वितीयक वृद्धि नहीं हो पा रही है। यानी कि हम ये कहें कि अंदर की तरफ जितना आयतन बढ़ रहा है, बाहर की तरफ उतना आयतन नहीं बढ़ पा रहा है। अर्थात अंदर और बाहर की वृद्धि में बराबर का सामंजस्य नहीं है। इस कंडीशन में जो बाहर की जो परिचय, जिसको हम कहते हैं बाहर की जो सतह है किसी वृक्ष की, वो कट फट जाती है और उसको हम कहते हैं उसमें दरार पड़ जाती है। तो बाद में उसको परिचरण बदल जाती है। तो इस दरार को रोकने के लिए, अगर वो मैंने बताया अगर दरार ये भरी नहीं जाए या जो कैम्बियम है उसके बाहर के जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, वो उस दरार को या भीतर की तरफ जो वृद्धि हो रही है उसके बराबर वृद्धि न करे तो दरार गहरी हो जाती है। तो उसके लिए हमने देखा था कि भाई परिचरण का निर्माण होता है और परिचरण का निर्माण करने के लिए 3 सेल्स या 3 भाग बहुत जरूरी है, 3 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। इसमें पहला है फैलोजन, कागजन, जो एक तरह से एधा है। एक है फेलम जो बाहर की तरफ होता है, जो मृत होता है, और एक है फेलोडर्म जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो फेलोजन का काम होता है। अब देखो बात यह है कि प्रतिवर्ष देखो प्रतिवर्ष जो कॉर्क कैम्बियम है यानी कि काग एधा है वो नई बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिवर्ष कॉर्क कैम्बियम नई बनती है। देखो एक बात बता दूं मैं आपको कि कैम्बियम से ये डिफरेंट है। कैम्बियम हम ये कह सकते हैं भाई कैम्बियम वर्ष पर्यंत या जीवन पर्यंत बनी रहती है। ठीक है, क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसको तो जाइलम फिल्म के बीच में एक पट्टी हमेशा रहेगी, वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन कॉर्क कैम्बियम कोई फिक्स पट्टी नहीं है। ये पहले जो स्थायी ऊतक हो गए थे वो वापस से, जो स्थायी ऊतक हो गए थे वो वापस से विभज्य ऊतक में बदलते हैं। तो ये हर वर्ष होता है। तो हर वर्ष कॉर्क कैम्बियम की एक नई पट्टी या नई परत बनती है और इसके द्वारा परिचरण का निर्माण होता है। ये पेरिडर्म है, ये समझिए। तो किसी वर्ष मान लीजिए एक पेरिडर्म की ये सतह बनी इस तरह से, ये सतह बनी, एक पेरिडर्म ये बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आया तो नेक्स्ट ईयर ये पेरिडर्म बना इस तरह से, ये नेक्स्ट ईयर की पेरिडर्म बन गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आया तो फिर ये पेरिडर्म बन गई ऐसे, ये पेरिडर्म बन गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आया तो फिर ये पेरिडर्म बन गई, ये बन गई। ठीक, तो यहां मैंने आपको 4 तरह की पेरिडर्म या 4 वर्ष की पेरिडर्म बताई। अब देखो होता यह है कि जो सबसे पहली बार जो पेरिडर्म बनी है उसके बाद जो भी पेरिडर्म बनेगी वो उसके अंदर की तरफ बनेगी। इसका मतलब है कि ये सबसे पहले बनी थी ना, तो सबसे बाहर रहेगी, जो सबसे बाद में बनेगी वो सब इसके अंदर की तरफ रहेगी। अब होता यह है कि बाहर की जो पेरिडर्म है उसके लिए जल,
खनिज लवण आदि बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं या कम पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से ये सतह मृत हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इस सतह मृत हो जाती है। और इस मृत हुई सतह को, ये मृत हुई सतह जो है ना, इसी को हम कहते हैं राइटिडोम। क्या कहते हैं इसको? राइटिडोम। तो ये राइटिडोम है। यही वास्तव में अगर देखा जाए बाद में यही छाल कहलाती है, यही है छाल, राइटिडोम। तो राइटिडोम, टाइलोसस। नेक्स्ट हम जानेंगे एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय। एनुअल रिंग्स और वार्षिक वलय ये क्या है भाई? तो इनको वैसे तो हल्का सा हमने बताया, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब बताया था कि वार्षिक वलय कैसे होती है, क्या होती है। देखो बात ये है कि हमको पता है कि हर वर्ष जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, हर वर्ष जो संवहन एधा है उसका एक नई वलय बनती है, और वो वलय फिर बाद में कोशिकाओं के समूह बनाती है, और वो कोशिकाएं फिर बाद में डिफरेंशिएट होती हैं द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम में। लेकिन क्या ऐसा वर्ष भर होता है कि एनुअल रिंग जो बन रही है या जो कैम्बियम जो बन रही है वो पूरे वर्ष भर लगातार उसी प्रकार से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करेगी, या फिर कब ज्यादा करेगी? तो देखो हम यहाँ पर बात करें तो दो प्रकार के पादप को हम देखते हैं, और एक तो है यहाँ नंबर 1 शीतोष्ण या समशीतोष्ण, एक तो है शीतोष्ण और एक है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय एक ये है। देखो जो समशीतोष्ण है या शीतोष्ण पादप है उनमें एक वर्ष में मौसम 2 बार बदलता है, जैसे कि शरद भी रहेगी यानी कि ठंड भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी, ठीक है। और जो उष्णकटिबंधीय है इसमें मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें मौसम लगभग समान ही बना रहता है। इन जगहों पर बारिश ज्यादा होती है, इन जगहों पर बारिश कम होती है, गर्मियों में या गर्मियों के बाद होती है, सर्दियों में बहुत ही कम बारिश होती है। तो उष्णकटिबंधीय और शरद की जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, इन पादपों में कैम्बियम की जो क्रियाशीलता है वो किस प्रकार से होती है, ये भी आप यहाँ पर देखें। तो देखिए अब समझते हैं थोड़ा सा कि देखो कैम्बियम हो चाहे कोई भी हो, कैम्बियम भी एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, क्रियात्मक या हम कह सकते हैं कार्य की जो क्रिया है। तो कैम्बियम की जो रिएक्शन है वो भी ताप से चलती है। हर क्रिया एक एंजाइम, एक हार्मोन, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये ताप से चलती है। तो ताप से चलने के कारण देखो जब फरवरी मार्च के बाद या हम शुरू से चले तो देखो फरवरी तक ठंड रहती है, तो जब ठंड रहती है उस समय शीत है, तापमान कम है, जो एंजाइम से वो क्रिया नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तो फिर कैम्बियम की क्रियाशीलता भी घट जाती है। जब कैम्बियम की क्रियाशीलता घटती है तो जाइलम का निर्माण कम होता है और फ्लोएम का निर्माण भी कम होता है। यानी कि हम ये कहें कि जो कैम्बियम है उसका सेल डिवीजन कम होता है, और कम सेल डिवीजन होने के कारण जाइलम और फ्लोएम का निर्माण भी कम होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कम होगा। जब सेल्स ही नहीं है डिफरेंशिएशन किसका होगा? तो कम डिफरेंशिएशन या कम सेल्स बनने के कारण जो शीत ऋतु है उसमें बहुत कम मात्रा में जाइलम का निर्माण होता है और फ्लोएम भी कम बनेगा। तो इस कास्ट को हम कहते हैं शरद कास्ट। शरद कास्ट या इसको हम पश्च कास्ट भी कहते हैं, पश्च कास्ट भी कहते हैं, ठीक है। शरद कास्ट कहो या पश्च कास्ट कहो। उसके बाद देखिए जो ही गर्मी पड़ती है, यानी कि अब फरवरी मार्च के बाद तापमान बढ़ने लगता है। जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के साथ साथ कैम्बियम की क्रियाशीलता बढ़ती है, कैम्बियम की सेल्स की डिवीजन करने की क्षमता बढ़ती है। जब डिवीजन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी, तो डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, और डिफरेंशिएशन बढ़ने के कारण
जाइलम की मात्रा ज्यादा बनेगी और फिलोएम की मात्रा भी ज्यादा बनेगी। तो उस काष्ठ को हम कहते हैं बसंत काष्ठ, बसंत काष्ठ, या इसको हम कहते हैं पूर्व काष्ठ, पूर्व काष्ठ। अब यहां हमने दो चीज समझ ली कि सर्दियों में कैम्बियम की क्रियाशीलता कम होने के कारण जाइलम की मात्रा कम बनती है, तो हम कहेंगे शरद काष्ठ। अगर मान लिया हम कह रहे हैं गर्मियों में कैम्बियम की क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण जाइलम की मात्रा ज्यादा बनती है, तो हम कहेंगे ये बसंत काष्ठ है। और आपने देखा भी होगा कि अब पतझड़ हो जाएगा, जब सर्दी जब खत्म होती है फरवरी के एंड में, तो फिर पादप जो प्लांट जितने भी वृक्ष हैं, छोटे मोटे पादप हैं, वो लगभग सभी पतझड़ करते हैं, सारी पत्तियां निकल जाती हैं, नई पत्तियां आने के कगार पर होती हैं। तो ये बसंत काष्ठ, ये शरद काष्ठ। और जब होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, ये एक अंदर की तरफ एक जाइलम की एक एनुअल रिंग बनी है, ठीक है। तो हम कैसे दर्शाएंगे कि भाई ये बसंत काष्ठ है कि ये शरद काष्ठ है? तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, शरद काष्ठ में तापमान कम होने की वजह से कैम्बियम की क्रियाशीलता कम होती है, जिसकी वजह से जो जाइलम है उसकी मात्रा कम बनती है, लेकिन बसंत काष्ठ में ज्यादा बनती है। तो देखो, बसंत काष्ठ में कैम्बियम की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसलिए अधिक मात्रा में जाइलम बनता है। तो इसको हम दर्शाएंगे ऐसे, इस तरह से, ज्यादा गहरा। तो जो जाइलम है वो ज्यादा बनेगा, तो गहरा बनेगा इस तरह से, ऐसे। वलय का निर्माण कैसे होता है ये देखना पड़ेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। और बसंत में ये बन गया और शरद में बनता है कम। तो देखो, जो पहला जो ये था अपना वलय, वो ये है, इतना, ठीक है। अब हम कह रहे हैं बसंत में ज्यादा बन गया, शरद में कम बनेगा। देखो शरद में कैसे बनता है, शरद में बहुत ढीला ढीला इस तरह से बनता है, ऐसे ढीला, ऐसे बनेगा, दूर दूर ऐसे बनता है, ऐसे। तो इसको हम कहेंगे शरद काष्ठ, और इसको हम कहेंगे बसंत काष्ठ, उसको हम कहेंगे शरद काष्ठ, और इसे हम कहेंगे बसंत काष्ठ। तो ये बन गई फर्स्ट एनुअल रिंग, फर्स्ट एनुअल रिंग। अब दूसरी रिंग बननी हो तो दूसरी रिंग बनेगी इसके ऊपर। देखो कैसे बनेगी, कि हमको पता है, देखो बसंत काष्ठ, शरद काष्ठ, फिर बसंत काष्ठ आएगा, तो बसंत काष्ठ आएगा तो अब फिर वही गहरी बनेगी, इस तरह से गहरी बनेगी। तो मैं जो रिंग है उसको यहां पर दर्शा रहा हूं, ये गहरी बनेगी, देखो ऐसे काफी गहरी बनेगी, इस तरह से। और ये बन गई इसकी वलय की काठ। और बसंत काष्ठ के बाद जब शरद काष्ठ आएगी तो ये थोड़ी सी सघन नहीं बनेगी, कम सघन बनेगी, ये होगी सेकंड रिंग। ऐसे ही फिर जब ये थर्ड, ये सेकंड रिंग हो गई एनुअल रिंग। जब थर्ड आती है, थर्ड ऐसे बनेगी, इस तरह से इसके पास, इसकी बाहर की तरफ। तो इसमें थर्ड बनेगी, तो ये बसंत काष्ठ, ये शरद काष्ठ, बसंत काष्ठ, शरद काष्ठ, ऐसे। तो ये फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग, ये थर्ड रिंग। तो रिंग का निर्माण इसीलिए होता है कि इसमें शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ का निर्माण होता है। कि शरद काष्ठ में या सर्दी की ऋतु में कम जाइलम बनता है और गर्मियों में ज्यादा बनता है, उस वजह से आपको यहाँ पर ये रिंग्स दिखाई देती हैं। दो भाग बन जाते हैं स्पष्ट, एक यहाँ जहां पर ज्यादा जाइलम बना हुआ है बसंत काष्ठ, एक ये भाग जहां पर जाइलम कम बना हुआ है शरद काष्ठ। अगर ये कम ज्यादा न बने तो फिर वलय नहीं बनेंगी, और ऐसा होता है उष्ण कटिबंधीय पादपों में। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइकस या जो जिम्नोस्पर्म पादप है, ज्यादातर उनके अंदर ऐसा होता है कि उनमें वर्ष हो पाए ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर ज्यादा गर्मी होती है,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है, तो ये प्लांट जो है वो सदाहरित होते हैं, यानी कि इनकी पत्तियां कभी भी पूरी एक साथ नहीं गिरती। जबकि हमने देखा भाई हमारे जो प्लांट्स है, जो हमने अपने यहाँ पर ज्यादातर अपने आसपास देखते हैं, ये सब पतझड़ होते हैं। तो पतझड़ होने के बाद जब नई पत्तियां आती हैं, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उस बढ़े हुए टेम्परेचर में फिर कैम्बियम की जो वलय है वो तेजी से सेल्स बनाती है और नई पत्तियां निकलती हैं, तने का आकार बढ़ता है, पौधे की ऊंचाई बढ़ती है, हर तरह की क्रियाएं बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ प्रारंभ हो जाती हैं, और अगले साल यानी कि अगले सीजन तक, जो अक्टूबर नवंबर तब तक चलती है। फिर टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर कम बनेंगी। लेकिन उष्णकटिबंधीय पादपों में क्या है कि तापमान एक समान रहता है, इसलिए इनमें शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ जैसी कोई काष्ठ नहीं बनती, एक ही काष्ठ बनती है बराबर। पूरे वर्ष भर कैम्बियम सक्रिय रहता है, पूरे वर्ष भर कैम्बियम जो है वो जाइलम का निर्माण करता है, और इस प्रकार से पूरा जो तना है उसमें कहीं भी आपको धारियां या इस तरह की वलय संरचना आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये थी शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ, या इनको हम कहेंगे एनुअल रिंग्स। उसके बाद एक जो लास्ट का टॉपिक है वो है रस काष्ठ और अंत्य काष्ठ, जिसको हम कहेंगे हार्टवुड, यानी कि अंत्य काष्ठ, और सेपवुड रस काष्ठ, इनको हम कहेंगे अंत्य काष्ठ और रस काष्ठ। ये क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो ये टर्म्स जो हैं ये थोड़ी सी कठिन, सुनने में कठिन है लेकिन समझने में बहुत आसान है। अब जो मैंने चीज आपको समझाई है यहाँ पर वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 3-4 दिन से मैं यही चीज पढ़ा रहा हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ, जाइलम, कैम्बियम, और कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस ये सब चारों वीडियो, जो 4-5 जो वीडियो बने हैं, ये सब वीडियो अपने आप में आपस में जुड़े हुए हैं। सभी वीडियो को आपको एक साथ देखना है, तभी जाकर के आपको पूरा पता चलेगा कि आखिर ये सेकेंडरी ग्रोथ और ये सब चीजें होती क्या है। अगर आप किसी भी एक वीडियो को देखेंगे और उससे आप अगर सीखना चाहें तो पूरी चीजें नहीं सीख पाएंगे, आधी अधूरी ही सीख पाएंगे। हार्टवुड एंड सेपवुड क्या है, देखो यहीं पर देखिए, तब इसी जगह पर देखिए कि हमको पता है कि वर्ष भर हर वर्ष जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है ना। बसंत काष्ठ, रस काष्ठ सब बनती हैं, शरद काष्ठ सब बनती हैं। अब एक मिनट ये समझिए कि अंदर की तरफ की जो है वो टाइट है, बाद के वर्षों में जो बनती है वो रस काष्ठ कहलाती है। ये ध्यान देना भाई थोड़ा सा, कि बाद के शुरू के यानी कि जो मतलब आगे जो बनती जाती है उसे हम कहते हैं रस काष्ठ। लेकिन अब होता ये है कि रस काष्ठ जो है ना उसकी सेल्स धीरे धीरे मृत होने लगती हैं। क्या होती है? मृत होने लगती हैं, और उन कोशिकाओं में फिनोल का ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे उसका रंग गहरा भूरा हो जाता है। समझे? बाद के वर्षों में जितनी भी काष्ठ बनती है उस काष्ठ को हम कहते हैं रस काष्ठ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो ये यहाँ तक बना हुआ था, ये समझो इतना बना हुआ था तने के अंदर। अब यहाँ बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी। ये जो पीछे की तरफ जो बनेगी वो सब रस काष्ठ के रूप में बनेगी, से गुड़ कहते हैं। लेकिन यही रस काष्ठ बाद में मृत होने लगती है। ठीक है, इसमें फिनोल का ऑक्सीकरण, फिनोल कुछ फिनोलिक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से इसका जो रंग है वो अब धीरे धीरे भूरा या काला या लाल रंग का होने लगता है। ठीक है, अगली बार आगे की तरफ जा रहे हैं हम, नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो धीरे धीरे क्या होता है कि रस काष्ठ जो है वो अंतः काष्ठ में बदलती चली जाती है, और जो मोटा वाला जो एरिया है अंदर तक, काला वाला, लाल वाला, जो भूरा वाला जो एरिया है तने के अंदर, वो और बढ़ेगा। तो जितना मोटा तना होगा वो एरिया हमको उतना ही ज्यादा दिखाई देगा, छोटे तने में हमको वो बहुत ही कम दिखाई देगा। ठीक है, तो रस काष्ठ के बाद रस काष्ठ जब व्रत हो जाती है और उसका रंग फिनोल के या फिनोलिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से काला या लाल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अंत्य काष्ठ, उसे हम कहते हैं अंत्य काष्ठ। और देखो ये सबसे
भीतरी भाग होता है, ये वाला जो भाग है सबसे भीतरी है। अब इस भाग की विशेषता ये होती है कि इस भाग में टेनिन, रेजिन, गोंद, मोम, सुबेर इत्यादि पदार्थ, लेकिन इत्यादि पदार्थों का जवाब इसके अंदर होता है। ये काली होती है। हम इसको जब काटते हैं तो इसमें से अजीब प्रकार की फ्रेग्रेंस, सुगंध, या कभी कभी सुगंध नहीं है तो दुर्गंध भी हो सकती है, आती है, हम महसूस करते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस वाले भाग में जो हम कह रहे हैं अंतःकाष्ठ में, अंतःकाष्ठ में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की वजह से जो दीमक है या घुन है या कोई भी और जो लकड़ी को खराब करता है, वो कीट इसके अंदर वृद्धि नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो इन पदार्थों को पचा ही नहीं पाएगा। जब पचा नहीं पाएगा तो इनको खाएगा ही क्यों? ठीक है। तो इसलिए अगर आपने कभी देखा हो किसी प्लाई बोर्ड पर या किसी लकड़ी पर जो ये जिनसे बेड वगैरह बनाए जाते हैं या सोफे वगैरह बनाए जाते हैं या जिनसे गेट बनाए जाते हैं, तो वहां लिखा होता है टर्माइट फ्री, बोरर फ्री या बोरर रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट। इसका मतलब यही है कि उनके अंदर अंतःकाष्ठ की मात्रा ज्यादा है, और इस अंतःकाष्ठ के कारण ही कोई भी कीट, जो मैं बता रहा था अभी आपको, लकड़ी को खराब करने वाला कोई भी कीट उस लकड़ी के अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें वो पचा नहीं पाता है, और जब पचाएगा ही नहीं तो फिर खाएगा क्यों? भाई दीमक जो है, वो टर्माइट्स को हम दीमक कहते हैं, वो दीमक सेलुलोज का पाचन करती है। लकड़ी सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज का पाचन करती है, लेकिन इसके अंदर सेलुलोज के साथ साथ और भी पदार्थ हैं। और थोड़ा बहुत मान लो खा भी लेगी तो सेलुलोज का पाचन तो कर लेगी, लेकिन और पदार्थों को कैसे खाएगी या कैसे उनको डाइजेस्टेबल करेगी? तो इस वजह से वो इनको छोड़ देती है, खाती नहीं है, और ये बिल्कुल रेजिस्टेंट रहते हैं। दूसरी बात, इनकी जो सेल्स हैं उनमें जो कोलाइडी पदार्थ है उनकी मात्रा कम होती है, इसलिए ये जो लकड़ी है अंतःकाष्ठ वाली, ये बारिश के मौसम में या पानी बरसात के मौसम में बहुत ही कम फूलती है। ये कम फूलती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जगह ही नहीं है कि उसके अंदर पानी जा सके, इसलिए कम फूलती है। तो ये आज हमने जानने की कोशिश की 4 चीजें: टाइलोसिस, राइटिडाउन, एनुअल रिंग्स, हार्टवुड एंड सेपवुड। तो सेकेंडरी ग्रोथ और कैम्बियम से संबंधित जो भी अपने सिलेबस में था वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और वैसे बायोलॉजी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हिमेटोजाइलिन, हिमेटोजाइलोन या हिमेटोजाइलिन भी कहो, ये एक डाई है जो प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस को अभिरंजित या स्टीरिंग करने के काम में आती है, न्यूक्लियस को। ठीक है। तो इसका जो निर्माण है या हम कह सकते हैं कहां से प्राप्त होती है, तो इसको प्राप्त करने का जो स्रोत है वो है हिमेटोजाइलोन, हिमेटोजाइलोन कैम्पेचियनम, कैम्पेचियनम या कैम्पेचियनम। इसकी हार्टवुड से, ये भी ध्यान रखना है, कहां से? अंतःकाष्ठ से, हार्टवुड से ये प्राप्त होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए, जीएस के लिए, साइंस के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी ग्रेड्स हैं सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। देखते रहिए मेरे वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।